तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करेंगे। पहले आप सिचुएशन को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड हो सकता है कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस्ड क्वेश्चन है। आप ये माइंड सेट करके मत चलिए कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें बेस्ड थ्योरम से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पहले सिचुएशन को समझना है, फिर देखना है कि यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा थ्योरी अप्लाई होगा। तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that second ball is red? अब यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक कलश है, एक अर्न है और उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5। कंडीशन ये लगाई गई है यहाँ पे कि एक बॉल निकालना है, उसमें से उसका कलर चेक करना है, कलर नोट करना है और सेम कलर का जो कलर निकला उस कलर का और 2 बॉल उसमें डाल देना है। फिर दूसरा बॉल उसमें से निकालना है। उस बॉल के साथ 2 और एडिशनल बॉल उसमें पड़ जाएगी जिस कलर का वो निकला होगा। फिर दूसरा बॉल निकालना है तो दूसरे बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहां पे किसी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि बेस थ्योरम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लॉजिकली इसको सॉल्व करते चलते हैं। सारे थ्योरम को छोड़ दो, भूल जाओ। हम अपना सिंपल लॉजिक लगाएंगे कि एक अर्न है, उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितने हुए? 5 + 5 10 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे फर्स्ट बॉल के रेड होने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल टू बी रेड। फर्स्ट बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/10 इक्वल टू 1/2। यही होगी ना? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल टू बी ब्लैक। अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/10 1/2 ये भी होगी। अब यहाँ 2 केस बन रहे हैं। अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं? उस कलर को नोट कर रहे हैं जो भी निकल रहा है, फिर उसमें डाल रहे हैं, फिर दोबारा एक बॉल निकाल रहे हैं। तो दूसरे वाले बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। यहाँ 2 केसेस बन रहे हैं। केस 1 ये है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम रेड बॉल ही निकला हो। केस 2 ये है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल निकला हो। क्योंकि अब देखो, तुम इसको इस टाइप का क्वेश्चन और किए होगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे। तो वहां हमने कहा था, आपसे बताया था कि अगर फर्स्ट बॉल रेड नहीं निकली तो काम खत्म। तो वहां ये ध्यान रखना कि वहां दोनों बॉल रेड निकलनी थी। यहां सिर्फ दूसरी बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। वहां दोनों बॉल फर्स्ट और सेकंड दोनों के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। और यहां सिर्फ ये कह रहा है कि सेकंड नंबर का बॉल जो निकल रहा है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां सिचुएशन कुछ अलग है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां ऐसे क्यों अप्लाई हुआ और यहां क्यों नहीं हो रहा है। तो दोनों में सिचुएशन भी अलग अलग थी। तो केस 1, व्हेन फर्स्ट drawn ball is red। अगर फर्स्ट drawn ball रेड थी तो सेकेंड बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल टू बी रेड। अब देखो, अगर फर्स्ट बॉल रेड निकली थी तो सेकेंड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फर्स्ट बॉल रेड निकली मींस फर्स्ट बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी इनटू फर्स्ट बॉल रेड निकली और सेकेंड बॉल रेड निकली। तो फर्स्ट बॉल रेड निकली, एंड के लिए क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी? देखो, अगर फर्स्ट रेड निकला था तो रेड कलर नोट किया गया होगा, रेड कलर का 2 एडिशनल बॉल पड़ा होगा। तो अब रेड कलर के बॉल टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। और टोटल बॉल कितने हो गए? अब 12 हो गए। तो ये रेड सेकेंड बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/24। केस 2, अब एक और केस तो है यहाँ पे। व्हेन फर्स्ट drawn ball
इज ब्लैक। अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक निकली थी तब सेकेंड बॉल के देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल टू बी ब्लैक टू बी रेड, तब सेकेंड के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि हमें सेकेंड वाला रेड चाहिए, चाहे पहला वाला कुछ भी निकला हो। तब अब देखो फर्स्ट के ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यानी फर्स्ट ब्लैक निकला, एंड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रेड निकला, तो सेकेंड के रेड होने के चांसेस अब कितने हैं? अब देखो ब्लैक अगर फर्स्ट निकला तो ब्लैक कलर की 2 एडिशनल बॉल उसमें पड़ गई, अब ब्लैक हो गए 7, टोटल हो गए 12, लेकिन रेड तो रहा 5 ही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/12 मींस 5/24। अब दोनों ही सिचुएशन हो सकते हैं, या तो ये निकला होगा, ये केस हुआ होगा, या तो ये केस हुआ होगा, यानी केस फर्स्ट या केस सेकेंड। तो आर के लिए क्या लगाते हैं हम? प्लस लगाते हैं, तो दोनों सिचुएशन को ऐड कर देंगे, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग second ball to be red is equal to 7/24 plus 5/24 is equal to 12/24 is equal to 1/2। ये ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball drawn from the first bag। अब देखो यहाँ सिचुएशन क्या है, पहले हमें 2 बैग में से कोई एक बैग सेलेक्ट करना है, यानी 2 बैग है। तो पहले एक थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम इसका बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है बैग 1 और एक है बैग 2। बैग 1 में रखे हैं 4 ब्लैक बॉल्स और 4 रेड बॉल्स, 4 रेड बॉल्स यही रखे हैं ना। सेकेंड बैग में 2 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स। अब देखो हमने जब सिचुएशन का डायग्राम बनाया तो एक ट्री डायग्राम मिल रहा है, ट्री टाइप का मिल रहा है ना, जिसमें ब्रांचेस है। तो यहां से थोड़ा सा आइडिया आने लग गया कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है। आगे और पढ़ते हैं। तो आगे जब हमने पढ़ा तो इसमें क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और उससे पहले ये गिवन है कि जो बॉल निकला वो रेड है, यानी एक इवेंट दे चुका है उसकी कि ये इवेंट हो चुका है और उसका रिवर्स पूछ रहा है कि रेड बॉल निकला, ये दे चुका है कि दोनों में से किसी एक बैग में से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो फर्स्ट बैग से निकला। तो जब रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वहां पे हम जनरली बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब सबसे पहले बेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम इवेंट का नाम देंगे कुछ। मान लो E1 इवेंट और E2 इवेंट, 2 इवेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोल सकते हैं। तो एक लाइन आप चाहें तो इसके पहले ये भी लिख सकते हैं कि E1 एंड E2 आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब E1 क्या है, पहला काम आप क्या करोगे, जब आओगे बॉल निकालने तो सबसे पहले बैग सेलेक्ट करोगे। तो 2 इवेंट तो यही हो गए, एक बैग 1 सेलेक्ट करना और दूसरा बैग 2 सेलेक्ट करना। तो E1 को हम नाम दे देते हैं इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1 एंड इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2। ये 2 इवेंट हो गए। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है इवेंट जो हो चुका है वो दोनों बैग के साथ हो सकता है, वो क्या है, रेड बॉल निकलना। तो जो दोनों में कॉमन है उसको या तो ई से दिखाएंगे या तो ए से दिखाएंगे, कोई भी नंबर कोई भी लेटर ले सकते हैं डिनोट करने के लिए। ये क्या होगा, इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल टू बी रेड।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे E1 E2 ये अगर 3 निकल चुका है तब बड़ी आसानी होगी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2। अब 2 बैग है, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। कितना कितना चांस है कि आप किसी एक को सेलेक्ट करेंगे? हाफ हाफ है, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, उसमें से कोई एक आपको करना है। तो दोनों के चांस इक्वल होंगे और कितने होंगे? 1/2। बैग 1 और बैग 2 को सेलेक्ट करने के ऑप्शन आपके पास 2 थे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसके बाद देखो कह रहा है कि फर्स्ट बैग से रेड निकलने की चांस कितने हैं। पहले हम ये निकालेंगे। फर्स्ट बैग मतलब कि फर्स्ट बैग हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो जिसको सेलेक्ट कर चुके हैं, जो इवेंट हो चुका है, उसको कहां लिखते हैं? नीचे। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको कहां लिखते हैं? ऊपर। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो A/E1 कितना हो गया? फर्स्ट बैग से रेड निकालना है हमको, तो फर्स्ट बैग में कितने रेड हैं? 4/8 टोटल है, तो 1/2 हो जाएगा। एंड सेकेंड बैग से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको लिखेंगे A/E2। E2 हो चुका है, मतलब हमने सेलेक्ट किया है E2 सेकेंड बैग, और उसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, तो कितना होगा? 2/8। 2 ही नहीं फेवरेबल हमारा, इसमें 1/4। PA/E1 निकल गया, PA/E2 निकल गया, PE1 निकल गया, PE2 निकल गया। अब हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि वो जो निकला बॉल वो क्या है? रेड बॉल है। वो कह रहा है कि वो रेड बॉल है, मतलब जो इवेंट गिवन है वो नीचे लिखेंगे। वो कह रहा है कि वो रेड है, उसके E1 से होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसके फर्स्ट बैग से निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग वाले को हमने क्या सब कुछ किया था? E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एक गिवन है इवेंट, तो इसको E1/A ही लिखेंगे ना। अब यहाँ पे बेस थ्योरम हम लगा सकते हैं, भाई बेस थ्योरम। तो जब बेस थ्योरम का यूज करेंगे तो बेस थ्योरम ये कहता है P(E1/A) की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? P(E1) into PA/E1 अपान P(E1) into PA/E1 प्लस P(E2) into PA/E2। और ये सारी वैल्यूज हम पहले से निकाल चुके हैं, बस यहाँ पुटअप करना है। P(E1) कितना है? 1/2 इंटू PA/E1 कितना है? 4/8, यानी ये भी आया है 1/2 अपान 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2 कितना है? वो भी है 1/2 इंटू PA/E2 कितना है? 1/4। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 1/4 ऊपर मिलेगा, नीचे 1/4 प्लस 1/8 कितना होगा? 3/8 होगा। 3/8 फ्रैक्शन सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। 1/4 इंटू 8/3 2/3। प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3, यानी ज्यादा चांस है कि वो इवेंट होगा, वो ए से निकला, वो फर्स्ट बैग से निकला होगा। अब देखो कॉमन सेंस भी अगर यूज करोगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किससे लग रही है आपको? फर्स्ट बैग से ही निकलने की, क्योंकि फर्स्ट बैग में रेड बॉल ज्यादा है और हमारा आंसर ये भी दे रहा है वही। तो बस हम जो गेस करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं देता है। तो ऐसे ही पहले जैसे सोचते सोचते मैथमेटिक्स बना। पहले अगर नॉर्मल आदमी से भी हम पूछते जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो वो भी क्या आंसर बताता है कि फर्स्ट बैग से निकालेंगे तो ज्यादा चांस है। तो यहां भी हमारा 2/3 आ रहा, मतलब 3 टाइम्स अगर करेंगे तो 2 टाइम्स बैग 1 से निकलने के चांसेस है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज। It is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar। कह रहा है कि एक कोई स्कूल है, कॉलेज है, और वहां 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholar attain A grade in their annual examination। अब प्रीवियस ईयर का रिजल्ट ये बता रहा है कि 30% जो हॉस्टल में रहने वाले थे वो ए ग्रेड पाए, मतलब जो हॉस्टल में रहने वाले थे ए ग्रेड पाने वालों में वो 30% थे, और जो बाहर से आते थे डे स्कॉलर थे वो 20% थे जो ए ग्रेड पाए। तो एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है ऐसे रैंडमली।
तो उसके हास्टलर होना और वो ए ग्रेड पाया, जिस स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया था वो ए ग्रेड पाने वाला था, तो उसके हॉस्टल में रहने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो हॉस्टलर होगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ भी बेस थ्योरम साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले तो हमें दो सिचुएशन है कि एक हॉस्टलर है और एक डे स्कॉलर है, तो दो इवेंट तो यही होंगे अलग अलग, और दोनों में कॉमन इवेंट एक दिया है क्या, ए ग्रेड अटेन करना। तो यहाँ पे एक कॉमन मिल गया, दो अलग अलग इवेंट मिल गए, तो बेस थ्योरम ही अप्लाई होगा, इतना हम जान गए। तो पहले हम इवेंट का नाम दे देंगे E1 E2। E1 किस इवेंट को माने, हॉस्टलर होने की, इवेंट दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर, एंड इवेंट दैट स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर। ठीक है, और ए इवेंट क्या सपोज कर लेते हैं, स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होगी, कितने स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, 60%। इसका मतलब 60/100 इज इक्वल टू 6/10 हो जाएगा। और कितने डे स्कॉलर होंगे, 40/100 इक्वल टू 4/10। अब देखो कितने परसेंट, ये कह रहे हैं कि अगर हॉस्टल में रहता है, ये पता है कि वो हॉस्टल में रहता है, तो उसके ए ग्रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी यह है 30%। अगर हॉस्टल में रहता है तो ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%, 30/100 3/10 हो जाएगा। और अगर डे स्कॉलर है, यानी E2 वाला इवेंट हो चुका है, तो उसके ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20/100 इज इक्वल टू 2/10। देन बाय बेस थ्योरम, इसी सिचुएशन में बेस थ्योरम अप्लाई होता है। अब हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि वो ए ग्रेड तो पाया था जिसको सेलेक्ट किया हमने, मतलब ए तो हो चुका था, अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हॉस्टल का था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मींस E1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बेस साहब कहते हैं कि ये कितना होगा, P(E1) into P(A)/P(E1) into P(A)/E1 प्लस P(E2) into P(A)/E2। अब यहां सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा टेक्निकल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है जो समझना है आपको, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी इसमें गिवन नहीं है। पहले इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट है और उसमें आंसर देना है। A student either knows answer or guess। एक स्टूडेंट है, वो या तो आंसर जानता है सही, या तो फिर गेस करता है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer, and 1/4 be the probability that he guess. Assuming that student who guessed at the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly? कह रहा है स्टूडेंट है और उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो आंसर जानता है या तो गेस करता है। तो उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और उसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो सबसे पहले हम दो सिचुएशन सपोज करेंगे E1 E2 कि या तो वो स्टूडेंट जानता है आंसर या तो नहीं जानता। स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 इवेंट को हम दिखाएंगे स्टूडेंट गेस द आंसर। और दोनों सिचुएशन के साथ एक कॉमन सिचुएशन है कि उसको आंसर देना है तो आंसर करेक्ट हो। तो या तो जानता है तो भी करेक्ट होगा, और नहीं जानता है गेस करता है तो करेक्ट होने के कितने चांसेस हैं, ये हमको गिवन है। ये गिवन नहीं है कि स्टूडेंट आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, गिवन नहीं है। या आपको अपने कॉमन सेंस से यूज करना है। कोई स्टूडेंट अगर आंसर जानता है और ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस है और उसका आंसर उसे आता है, तो उसके सही हो जाने के चांसेस कितने होंगे, 100%। अगर आंसर वो जानता है, जैसे हमसे पूछा जाए
कि यूपी के सीएम कौन है और 4 ऑप्शन दिया जाए, योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट सीएम की बात की जाए, अखिलेश यादव, मायावती और नीतीश कुमार, तो हम अगर आंसर जानते हैं तो करेक्ट बताएंगे ना। तो अब देखो यहाँ P1 P2 तो गिवन है कि 3/4 चांस है कि वो आंसर जानता, 1/4 ये प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर गेस करता है। तो A/E1 को क्या कहेंगे, यानी कि वो आंसर जानता है तब उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, 1 ही ना होगी। अगर वो आंसर जानता है तो 100% देगा आंसर करेक्ट, तो PA/E1 हो जाएगा 1। और PA/E2 अगर वो गेस करता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 1/4। तो कह रहा है कि एक क्वेश्चन का उसने आंसर दिया और आंसर सही पाया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो आंसर गेस किया था, नहीं आंसर किसका पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो वो आंसर जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब पूछ क्या रहा है E1, गिवन क्या है A, ये गिवन है कि आंसर करेक्ट है, उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो बेस थ्योरम का अगर यूज करेंगे तो क्या होगा यहाँ PE1 into PA/E1। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, नीचे तो आपको दोनों का सम ही करना है, 2 सिचुएशन रहे तो 2 का, 3 रहे तो 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, P1 है 3/4 into 1/3/4 into 1 plus 1/4 into 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. If 0.1% of the population actually has disease, what is the probability that person has a disease given that his test result is positive? अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने यही आ रही है कि E1 E2 A को कैसे सपोज करें। तो जो गिवन है ना लास्ट में वो हमेशा A होगा। अब जैसे इसमें दे रहा है कि गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होने का जो इवेंट होगा वो हमेशा A होगा। बाकी की जो 2 सिचुएशन बच रहे हैं वो E1 E2 होंगे। तो बाकी के सिचुएशन क्या बच रहे हैं कि पर्सन को डिसीज है या नहीं है, यही ना है। तो हम E1 E2 2 इवेंट सपोज करेंगे, E1 इवेंट दैट पर्सन हैज एक्चुअली डिसीज एंड E2 हो जाएगा इवेंट दैट पर्सन इज हेल्दी, या तो बीमार होगा या तो हेल्दी होगा। 2 तरह का, पहले हम जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें पहले 2 ऑप्शन होंगे कि हम किसका कर रहे हैं, जो डिसीज जिसके पास है उसका कर रहे हैं कि हेल्दी का कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो थोड़ा बहुत फॉल्स भी आ रहा है, 99% तो करेक्ट दे रहा है। जैसे 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 99 लोगों का जिनका डिसीज है उन्हीं को बता रहा है, लेकिन एक उसी में से जिसको डिसीज नहीं है उसका भी वो रिजल्ट पॉजिटिव दे देता है। तो E1 E2 2 इवेंट हो गए। एक कौन सा इवेंट हुआ, जो गिवन रहता है वो हमेशा क्या रहता है, A रहता है। ब्लड टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो PE1 कितना होगा, कह रहा है कि E1 मतलब E1 कैसा इवेंट था, जिनको डिसीज है। कितने लोगों को डिसीज है, 0.1%, 0.1% को डिसीज है। तो 0.1% को जब प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो 0.1/100 मींस 0.001। और E2 जिनको डिसीज नहीं है, अगर 0.1% को डिसीज है तो कितने को डिसीज नहीं होगा, 99.9% को नहीं होगा डिसीज। तो 99.9/100 0.999 या 1 में से घटा लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी को तो भी निकल जाएगा। अब कह रहा है कि जिनको एक्चुअली डिसीज है उनका रिजल्ट पॉजिटिव आने का कितना चांस है, कह रहा है 99% इफेक्टिव है, तो 99/100 यानी 0.99। और जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन उनको डिसीज नहीं है, वो हेल्दी है, तो वो कितना हो रहा है, 1 नहीं 0.5%, तो 0.5/100 0.005। ठीक है। अब बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सिचुएशन तो सब कुछ वही दिखा रहा है। बाय यूजिंग बेस थ्योरम अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसको डिसीज था।
इसी का निकालना है ना, डिसीज होने वाली कंडीशन की E1 बेस थ्योरम कहता है कि इसकी वैल्यू होगी PE1 इंटू PA/E1 मीन्स होगा ये 0.001 इंटू 0.99 अपॉन 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005। अब ये सिंपल प्रॉब्लम है, आपको कैलकुलेशन करना है, इसको तो करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 3 कॉइन्स, one is two-headed coin, another is biased coin with that comes up head 75% of the times, and the third is unbiased coin. One of the 3 coins is chosen and at random and tossed. It shows head. What is the probability that it was the two-headed coin? अब यहाँ 3 सिचुएशन है, 3 तरह के कॉइन हमारे पास है। एक है टू-हेडेड, एक है बायस्ड जो पक्षपात करता है, 75% टाइम उसका क्या आता है, हेड ही आता है, और एक है सिर्फ फेयर कॉइन जो अनबायस्ड। तो यहाँ पे इवेंट हमारे पास 3 मिल गए, कॉइन इज टू-हेडेड, कॉइन इज बायस्ड एंड कॉइन इज अनबायस्ड, और तीनों के साथ एक सिचुएशन है हेड आने की कंडीशन है, कॉइन शोज हेड। अब देखो P1 कितना है, कह रहा है कि जो टू-हेडेड कॉइन है, पहले तो देखो P1 P2 P3 तीन में से एक कॉइन हमें सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 1/3 1/3। अब PA/E1 कितना होगा, अगर वो टू-हेडेड कॉइन है तो उसको जब हम उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। टू-हेडेड है, दोनों तरफ हेड बना है, तो हेड ही आएगा, वो 16 वाला कॉइन। PA/E2 अगर वो बायस्ड है, जो 75% सिर्फ हेड ही देता है, उसको उछालेंगे तो कितना आएगा 75/100 यानी 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और जो अनबायस्ड है PA/E3 वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। फेयर कॉइन तो हमेशा हाफ ऑफ देता है। तो ये तीनों सिचुएशन निकल गए। अब हमसे पूछ रहा है कि कॉइन उछाला गया और हेड आया, मींस ए आ गया, ए इवेंट हो गया, तो उसके टू-हेडेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1 वाला प्रोबेबिलिटी कितना है। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, PE1 इंटू PA/E1, और नीचे एक कंडीशन और बढ़ जाएगा, प्लस PE3 इंटू PA/E3, तीनों का सम कर देंगे। सब कुछ इसमें की वजह से वैल्यू पुट करनी है आपसे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 7 है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। अब यहाँ पे पहले ही 3 सेक्शन है, कुछ ड्राइवर्स हैं, उनको एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड किया है, और उनमें से किसी एक ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, किसी एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो स्कूटर ड्राइवर था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम 3 सिचुएशन यहां सपोज कर रहे हैं, इवेंट E1 E2 E3। E1 को हम सपोज करें इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। सेकेंड केस में इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन इज ए कार ड्राइवर। उसके बाद इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन इज ए ट्रक ड्राइवर। 3 सिचुएशन हो गया। तीनों में कॉमन क्या है, एक्सीडेंट तो किसी भी ड्राइवर का हो सकता है। तो ए इवेंट हमने सपोज कर लिया, इवेंट दैट ड्राइवर मेट विद एक्सीडेंट। एक ड्राइवर है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। टोटल नंबर देखो, स्कूटर में कितने हैं, 2000 ड्राइवर है, और कार के ड्राइवर है 4000, और ट्रक के ड्राइवर 6000। टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स हो गया 12000। टोटल ड्राइवर जिनका इंश्योरेंस हुआ है वो कितने हैं, 12000। तो इंश्योरेंस इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2000/12000 इज इक्वल टू 1/6। इसका होगा 4000/12000 इज इक्वल टू 1/3, और 6000/12000 इज इक्वल टू 1/2।
अब हमें निकालना है PA/E1, मतलब स्कूटर ड्राइवर अगर वो है तो उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये गिवन है इसमें 0.01 और कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03 और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15। अब इसमें ये कहा गया है लास्ट में कि एक ड्राइवर है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो ए नीचे आ गया। अब वो स्कूटर का ड्राइवर था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमें निकालनी है E1 की प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा PE1 into PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 into PA/E2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फैक्ट्री हैज 2 machines A and B. Past record shows that the machine A produced 60% of the item of output and machine B produced 40% of the items. Further, 22% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? दो तरह की मशीन है किसी फैक्ट्री में और दोनों कोई आइटम प्रोड्यूस करती है, तो कोई मशीन ज्यादा कर रही है, कोई कम कर रही है। मशीन A 60% प्रोडक्शन करता है, मशीन B 40% प्रोडक्शन करता है और मशीन A जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें 2% डिफेक्टिव निकल रहा है, मशीन B जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें 1% डिफेक्टिव निकल रहा है। तो एक कोई भी उसमें से आइटम सेलेक्ट किया गया और पाया गया कि वो डिफेक्टिव है, तो जो पाया गया डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव होना क्या होगा, कौन सा इवेंट होगा, ए होगा, कॉमन वाला। तो हम ये सेलेक्ट कर लिए, तो बाकी जो दो बचे क्या बचे, मशीन ए के द्वारा प्रोडक्शन और मशीन बी के द्वारा प्रोडक्शन, तो वो E1 E2 हो जाएंगे। तो हमने E1 सपोज कर लिया, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय machine A and E2 is item is produced by machine B. A is the event that item is defective. तो PE1 कितना है 60% प्रोड्यूस करता है, ये 40% प्रोड्यूस करता है, E2 40% प्रोड्यूस कर रहा है, ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 4/10 और 2% डिफेक्टिव कौन बना रहा है, A। मशीन A 2% डिफेक्टिव बना रहा है, यहाँ पे A चलो ए रहने दो, तो 2/100 इक्वल टू 1/50 और ये 1/100, ठीक है। 1% डिफेक्टिव बना रहा है मशीन B, तो मशीन B होने की इवेंट है E2 और A डिफेक्टिव होने की इवेंट है। अब यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। अब इसमें से गिवन है कि वो आइटम क्या था, डिफेक्टिव था, तो मशीन B ने उसको बनाया था, मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी अब चाहिए। तो यहाँ पे बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, PE2 into PA/E2 अपॉन PE1 into PA/E1 प्लस PE2 into PA/E2। यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक थर्ड केस था ना, 3 केसेस थे, तो तीनों का सम यहाँ नीचे होगा, PE3 into PA/E3 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 groups are competing for position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3. If second group wins, find the probability that new product introduced was by second group. देखो दो ग्रुप हैं और दोनों एक कारपोरेशन में डायरेक्टर के लिए कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है दोनों में, और दोनों के कंपीट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0. दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग कितनी है, 0.6 और 0.4। तो पहले हमारे पास दो सिचुएशन है, पहले हमने उनको अलग किया,
ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा गिवन है, तो बाकी के जो दो बचेंगे वो क्या होंगे, E1 E2 होंगे। तो यहाँ पे गिवन कौन सा है, प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, ये गिवन है, लास्ट लाइन में देखेंगे पढ़ेंगे। तो पहले हमने एक को अलग कर लिया, बाकी अब दो बचे कौन कौन से सिचुएशन, दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी वाला। तो हम एक को E1 सपोज कर लेंगे, E1 with the event that first group will win and E2 with the event that second group will win, और A हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6 है फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड ग्रुप वाले के लिए 0.4 है। अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो नए प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने की, इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7। और अगर E2 मतलब सेकंड ग्रुप विनर होता है तो नए प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूसिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। अब यहां बेस थ्योरम लगेगा, बाय यूजिंग बेस थ्योरम गिवन क्या है कि प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, ये हो चुका, किसके द्वारा हुआ, बाय सेकंड ग्रुप, E2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बेस थ्योरम ये कहता है कि PE2 into PA अपॉन E2 अपॉन दोनों सिचुएशन का सम, इसमें वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ शी गेट्स 5 or 6, she toss a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1 2 3 4, she toss a coin once, notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly 1 head, तो जो हमारा कॉमन होगा इवेंट वो क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले E1 E2 क्या हो जाएंगे, सी गेट्स, पहले कॉइन कब टॉस किया गया, पहले डाई थ्रो किया गया, उसके बाद ही कॉइन टॉस किया जा रहा है। डाई थ्रो कर रहे हैं, अगर 5 6 मिल रहा है तो 3 बार कर रहे हैं टास्क, अगर 1 2 3 4 मिल रहा है तो सिर्फ एक ही बार टास्क किया जा रहा है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो 5 और 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1 हमारा कौन सा इवेंट है, सी गेट्स 5 और 6, तो एक डाई पे कितने 5 और 6 होते हैं, 2 ही होते हैं, एक 5 एक 6 होता है, यानी 2 फेवरेबल है और टोटल 6, 1/3 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 4/6 इक्वल टू 2/3। अब PA/E1, अगर ये आया था, ये एक सिचुएशन था, तो कॉइन कितनी बार टास्क किया गया, 3 बार, 3 बार कॉइन टास्क करेंगे तो एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आएगा उसमें, हेड टेल 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 हेड टेल और हेड टेल टेल हेड, 3 ही कंडीशन होंगे ना, हेड पहली बार आए या दूसरी बार आए या तीसरी बार आए, एग्जैक्टली 1 हेड कह रहा है, तो 3 हमारे फेवरेबल, और टोटल कितने होंगे, अगर एक हेड को एक कॉइन को 3 बार टास्क करेंगे तो 8, तो 3/8। ऐसा सिचुएशन हम लोग पहले साल किए हैं, ऐसा प्रॉब्लम, इसलिए इसका सैंपल स्पेस नहीं बना रहे हैं। और अगर ये दोनों में से कोई नंबर मिला, 1 2 3 4 में से कोई नंबर मिला, तो सिर्फ एक ही बार कॉइन टास्क करना है, और उसमें एक हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है, 1/2, यही है ना, एक बार कॉइन टास्क होना है। अब बाय बेस थ्योरम ये कह रहा है कि हेड तो एग्जैक्टली 1 हेड तो आया था, मतलब ए हो चुका था, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले डाई पर 1 2 3 4 आया था, मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा PE2 into PA/E2। बाकी की सारी वैल्यू यहाँ गिवन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स ऑपरेटर्स A B and C। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 ऑपरेटर है मशीन को ऑपरेट करने वाले A B C। तो सबसे पहले ये 3 सिचुएशन को हमें समझ में आ गया, लेकिन उससे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पहले एक को आइडेंटिफाई करने के लिए। The first operator A produced 1% defective item, whereas the other 2 operators B and C produced 5% and 7% defective items, respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time.
अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो ये हमारा ए होगा। तो पहले ए को हमने अलग कर लिया, प्रोड्यूस्ड आइटम इज डिफेक्टिव, ये हो गया हमारा ए। बाकी के तीन क्या बच रहे हैं कि कौन कितनी देर तक ऑपरेटर यूज कर रहा है मशीन को। तो E1 हो जाएगा आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। तो P1 कितना होगा, P1 कितनी देर तक ए ऑपरेटर काम करता है, कितना परसेंट, 50%। तो 50/100 कितना हो जाएगा, 1/2, 5/10 रहेगा। तो सबका बेस ये डिनोमिनेटर 10 रहेगा तो आसानी रहेगी सॉल्व करने में। और 30% बी करता है तो 30/100 इक्वल टू 3/10, और 20% सी करता है यानी 20/100 ये हो जाएगा 2/10। अब देखो E1, अब A/E1 का मतलब कि डिफेक्टिव बनता है किसके द्वारा, ए के द्वारा। ए कितना डिफेक्टिव बनाता है, 1%, तो 1/100। बी कितना डिफेक्टिव बनाता है, 5%, सबसे ज्यादा यही करता है 5/100, और ये 7%, सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डिफेक्टिव आइटम बना था, मतलब ये नीचे है, अब किसके द्वारा बनाया गया, प्रोड्यूस बाय ए, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो होगा P(E1) × PA/E1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, a card from pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn at random and found to be both diamond. Find the probability of the last card being diamond. तो लास्ट कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये E1 हो गया, और उसके डायमंड न होने की प्रोबेबिलिटी का इवेंट क्या हो गया, E2 हो गया। और दोनों कार्ड जो लास्ट में निकाले जाते हैं उसके बाद उनके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी का इवेंट हो गया हमारा E। तो P(E1) कितना होगा, एक डायमंड खो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डायमंड होते कितने हैं, 30 आउट ऑफ 52, 1/4 हो गया। यानी 52 कार्ड के डेक में से एक डायमंड खोने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डायमंड 13 होते हैं, उसी में से कोई एक खोएगा ना। Pe2, बाकी पत्ते खोने के क्या क्या चांसेस हैं, बाकी कितने होते हैं, 39 होते हैं। डायमंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी कितने होते हैं, 39/52, ये हो जाएगा 3/13, 3/4। अब देखो अगर फर्स्ट कार्ड डायमंड खोया, कह रहा है कि अगर डायमंड ही खोया था तो बाकी के दो जो डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर पहला कार्ड हो, मतलब इवेंट E1 हो चुका, मतलब खोया था जो वो क्या था, डायमंड था, तो जब दूसरी बार हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो उनके डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब कितने डायमंड बचे, अगर पहला डायमंड निकल चुका 12, और 12 में से कोई 2 हमें निकालना है, 12 C2 टाइप से निकाल सकते हैं। अपान कितने में से टोटल निकाल रहे हैं, तो 51 में से, 51 में से हो चुका है 51 C2। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पहले 12 में से 12/51 × 11/50, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले 12 में से एक निकाले, फिर अब बच गए 11 में से एक निकाले। और अगर सेकंड कार्ड जो फर्स्ट कार्ड खोया हुआ था वो अगर डायमंड नहीं था, तब दूसरी बार दोनों पत्ते के डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब तो 13 के 13 डायमंड इसमें है, और हम निकाल सकते हैं 13 C2 टाइप से, ये हमारा फेवरेबल हो गया। और टोटल कितने टाइप से निकाल सकते हैं, 51 C2 टाइप से, ठीक है, क्योंकि एक तो खोया था कोई, तो इसमें से तो टोटल में से एक कम हो गया, मतलब अदर कार्ड खोया होगा। अब बेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, मतलब खोया हुआ कार्ड तो हमें पता है कि दोनों डायमंड है जो निकला है। अब खोया हुआ कार्ड डायमंड था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो E1 तो हो जाएगा Pe1 × PA/E1 और इस तरह से बाकी के 2 प्रॉब्लम जो हैं वो मल्टीपल चॉइस है, ठीक ठाक है, कोई बहुत टफ नहीं है, तो उसको आप कर लेंगे। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 13 और 14 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा कि कौन पहले करता है। उसके बाद इस तरह से अभी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने खत्म किया है, कंटिन्यू हम वीडियो देते रहेंगे और भी। अभी इसके बाद रिलेशन फंक्शन का नया वीडियो फिर हम बनाएंगे,
और उसको रिवाइज करेंगे पूरा। और आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पे हम वीडियो बना के फिर अपलोड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी बेनिफिट होता हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपके लिए यूजफुल है तो करिएगा। थैंक यू। तो ये हमारे आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं इस बार 12th के, जो बहुत कम ही आजकल क्लास अटेंड करें, सब ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं। और ये हमारे स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।